गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं छठा चैप्टर 12th क्लास की बायोलॉजी का वंशाणुगति का आणविक आधार, जिसकी पहली वीडियो में आपको मैं बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ। डीएनए के बारे में बता चुका हूँ। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ बताने के लिए ग्रिफिथ का प्रयोग, मैककार्टी, एवेरी का प्रयोग बता चुका हूँ। अब सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग जो है आज हम देखेंगे 1950 के पहले, मतलब दो वैज्ञानिक थे, एक तो अल्फ्रेड हार्शे और एक थे मार्था चेज। इन दोनों ने 1952 में प्रयोग द्वारा पूर्णतः साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। 1952 के पहले 30-40 के आसपास बहुत सारे वैज्ञानिकों ने लगातार प्रयास करा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं, उसको पूरी तरह से वो साबित नहीं कर पाए। परंतु जो इन्होंने परिकल्पना प्रस्तुत करी, जो इन्होंने प्रयोग दिया, उस प्रयोग को सर्वमान्य साबित कर लिया गया। ठीक है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। इसके लिए हार्शे और चेज के प्रयोग को समझाइए। हार्शे और चेज ने ट्रांसडक्शन की प्रोसेस द्वारा, ट्रांसडक्शन याद हो आपको, जो ग्रिफिथ का प्रयोग था वो ट्रांसफॉर्मेशन था और ये ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट है। किनका? हार्शे और चेज का। ठीक है, हार्शे और चेज ने बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ कैसे है, इसको साबित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग करके बताया। उन्होंने अपने प्रयोग में जो है किसका प्रयोग करा? विषाणु का प्रयोग करा। और विषाणु जो है वो छोटे होते हैं किनसे? जीवाणु से। विषाणु जो है स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकते हैं, इनको जीवित रहने के लिए किसी न किसी जीव की आवश्यकता होती है। तो विषाणु किस पर? जीवाणु भोजी, जीवाणु पर आक्रमण करते हैं या जीवाणु के अंदर रहते हैं, तो ऐसे विषाणु को बोलते हैं जीवाणु भोजी विषाणु। जीवाणु भोजी विषाणु या बैक्टीरियोफेज, या इसको T2 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विषाणु का उपयोग करा था। कौन से विषाणु का उपयोग करा था? जीवाणु भोजी विषाणु का उपयोग। किस प्रयोग के लिए? डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं, इसको साबित करने के लिए। और इसको जीवाणु भोजी विषाणु को एक जीवाणु पर संक्रमण करवाया। वो जीवाणु है सामान्य जीवाणु, जो आप पढ़ते आ रहे हो, ई कोलाई नामक जीवाणु आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस कारण इस जीवाणु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है विज्ञान में, बायोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो अल्फ्रेड और हार्शे ने 1952 में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध करा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। उसके लिए उन्होंने किसका उपयोग करा? विषाणु का उपयोग करा। कौन सा विषाणु लिया? जीवाणु भोजी विषाणु या T2 फेज। ठीक है, और ये जीवाणु भोजी विषाणु का संक्रमण या इन्फेक्शन करवाया किस पर? जीवाणु पर। कौन से जीवाणु पर? ई कोलाई नामक जीवाणु पर। जब इनने ई कोलाई नामक जीवाणु पर संक्रमण करवाया तो 5 स्थितियां बनी। उन 5 स्थितियों के पहले हमको ये देखना है, आपको पता है कि गुणसूत्र काय का बना हुआ होता है? गुणसूत्र प्रोटीन का और डीएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए का बना हुआ होता है। अब कुछ वैज्ञानिक का मानना था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, कुछ मानते थे डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। लंबे समय तक ये चर्चा का विषय बना रहा कि प्रोटीन या डीएनए दोनों में से कौन आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, अब प्रोटीन काय का बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का बना हुआ है। ध्यान रखना, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। सल्फर 32, ये सामान्य सल्फर है। ठीक है, और डीएनए बना होता है काय का? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। ठीक है, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट। कॉमन क्या है दोनों के अंदर? इधर भी नाइट्रोजन है और इधर भी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो प्रोटीन बना हुआ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर का, और डीएनए बना हुआ काय का? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फेट का। ये आपको याद रखना। ये याद रखोगे तो ये प्रयोग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्होंने 5 बिंदुओं द्वारा इस प्रयोग को समझाया। सबसे पहले क्या करा उन्होंने? कुछ बैक्टीरियोफेज को कहाँ पर? ध्यान रखना, रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस। और कुछ को रेडियो एक्टिव सल्फर माध्यम में ग्रो करवाया। अब रेडियो एक्टिव फास्फोरस को बोलते हैं P32 और सल्फर जो है वो S35 है। ये दोनों रेडियो एक्टिव तक दर्शाते हैं।
दोनों समस्थानिक है, आइसोटोप है किसके, ये फास्फोरस का समस्थानिक है और ये सल्फर का समस्थानिक है। अब उन्होंने सबसे पहले चरण में पहली स्टेप में क्या करा कि बैक्टीरिया लिया, कौन सा बैक्टीरिया लिया, कुछ बैक्टीरियोफेज को, सॉरी बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणुभोजी विषाणु को, कुछ जीवाणुभोजी विषाणु को एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो करवाया, विकसित करवाया, और कुछ को जो है रेडियो एक्टिव सल्फर में विकसित करवाया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप पे ध्यान रखना, जिन बैक्टीरियोफेज को P32 मतलब फास्फोरस में विकसित करवाया, तो क्या हुआ, फास्फोरस में विकसित कराने पर, ये याद रखना दूसरे नंबर पे, रेडियोधर्मी फास्फोरस में विकसित कराया, तो विकसित कराने पर ये जो फास्फोरस है वो किस में पाया जाता है, आपको पता है डीएनए में पाया जाता है, प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। जब जिन बैक्टीरियोफेज को P32 से संक्रमित करवाया, तो P32 से संक्रमित कराने पर उसका डीएनए जो है, कौन, डीएनए कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डीएनए में ही कौन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। जबकि ये जो जीवाणुभोजी विषाणु है, इसका खोल जो है, ये कवर जो है वो प्रोटीन का बना हुआ है, ये खोल, ठीक है, बाहर का खोल, और अंदर का जो है मुख्य पदार्थ है जिसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल, ये काय का बना हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल काय का बना हुआ है, डीएनए, मुख्य रूप से इसमें डीएनए है, और यहाँ पर है प्रोटीन। तो जब इन जीवाणुभोजी विषाणु को पहले स्टेप में क्या करवाया था, दोनों जीवाणुभोजी विषाणु को रेडियो एक्टिव P32 और रेडियो एक्टिव S35 में विकसित करवाया। जिन बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव P32 में P32 में रखा गया या विकसित करवाया, तो उसके डीएनए कैसे हो गए, रेडियो एक्टिव हो गए। क्यों डीएनए रेडियो एक्टिव हो गए, क्योंकि डीएनए के अंदर ही कौन पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, जबकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ P32 का हुआ, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे क्या हुआ, जो S35 है सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर जो है, उसमें रखे हुए जो बैक्टीरियोफेज थे, ठीक है, उसमें रखे हुए बैक्टीरियोफेज के जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव हो गए, उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया। मतलब जो फास्फोरस में रखा हुआ बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया, पर उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं हुआ, और जो सल्फर में रखा हुआ बैक्टीरियोफेज है उसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो गया, उसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ। ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम तीनों स्टेप को एक प्रयोग द्वारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये वाला सल्फर 35, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर 35 है, जिसका प्रोटीन जो है कैप्सूल युक्त है, रेडियो एक्टिव सल्फर वाला। इसमें रखा हुआ ये जीवाणुभोजी विषाणु है, और मतलब जो दोनों विलियन में रखा हुआ था सल्फर के और फास्फोरस के विलियन में से जो बैक्टीरियोफेज है उनको निकाला, और बैक्टीरियोफेज को संक्रमण करवाया किसके ऊपर, ई कोलाई नामक जीवाणु पर। किस पर संक्रमित करवाया, ई कोलाई नामक जीवाणु पर। और 3 चरण में यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हुई। जो S35 है मतलब सल्फर 35 है, रेडियो एक्टिव सल्फर, इसका प्रोटीन कैसा था, रेडियो एक्टिव था, और जो P32 है इसका कौन, डीएनए रेडियो एक्टिव था। यहाँ का डीएनए रेडियो एक्टिव है और यहाँ का सल्फर रेडियो एक्टिव है। जब इस बैक्टीरियोफेज को पहले चरण में क्या करवाया, संक्रमण करवाया, इन्फेक्शन करवाया, अटैक करवाया, किस पर, जीवाणुभोजी विषाणु पर। जब इस पर अटैक करवाया तो हमेशा याद रखना आपको कि ये जो जीवाणुभोजी विषाणु है इसका पूरा का पूरा शरीर अंदर प्रवेश नहीं करता है, केवल अनुवांशिक पदार्थ ही, न्यूक्लिक अम्ल ही कहाँ जाता है, इसके अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कौन है यहाँ पर, डीएनए है। तो पहले इस पर संक्रमण करवाया, संक्रमण कराने पर जो बैक्टीरियोफेज है इसकी सतह पर चिपक गए पहली चरण में। दूसरे स्टेप में इसका जो कवर था वो कवर बाहर ही रह गया, और अंदर कौन गया, केवल अनुवांशिक पदार्थ अंदर गया। केवल कौन गया, अनुवांशिक पदार्थ मतलब न्यूक्लिक अम्ल अंदर गया। इस न्यूक्लिक अम्ल का अंदर जाना क्या कहलाता है, अनावरण या ब्लेंडिंग कहलाता है। ब्लेंडिंग मतलब यहाँ पर क्या करना, मिक्सर के द्वारा घुमा देना या ब्लेंड करना, ठीक है। यहाँ पर अंदर दोनों के डीएनए अंदर आ गए और यहाँ पर ब्लेंडिंग की प्रोसेस हुई, और ब्लेंडिंग की प्रोसेस हुई तो यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव S35 है तो उसका कैप्सूल तो बाहर ही रह गया, पर डीएनए अंदर चला गया। अब इस डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी का गुण नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डीएनए में जो बैक्टीरियोफेज है इसका डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं है, पर इसका प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव सल्फर का बना हुआ है। तो रेडियो एक्टिव सल्फर तो बाहर रह गया, अंदर कौन गया है, यहाँ पर डीएनए, और डीएनए रेडियो एक्टिव प्रकृति का नहीं होता है। आखिरी में अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण मतलब कि हिलाया, इसको पूरे डीएनए को क्या है, एक उपकरण के अंदर हिलाया गया। जब हिलाया गया तो जो हल्के हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आ गए और भारी भारी पदार्थ नीचे आ गए। अब यहाँ पर प्रोटीन की खोल, अगर अंदर जा कर के प्रोटीन की खोल निर्मित हो भी गई
और जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो प्रोटीन की खोल तो कहाँ गई, ऊपर आ गई, और नीचे किसके अणु रह गए, केवल डीएनए के अणु रह गए नीचे की ओर सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा। अब इसी प्रकार दूसरा वाला जो देखा है रेडियो एक्टिव फास्फोरस 35 जो कि डीएनए जिसका रेडियो एक्टिव था, उसको संक्रमण करवाया किस पर, जीवाणु भोजी विषाणु ई कोलाई नामक जीवाणु पर। जब इस पर संक्रमण करवाया, इन्फेक्शन करवाया, तो केवल अनुवांशिक पदार्थ ही क्या गए, अंदर गए। अनुवांशिक पदार्थ कैसा था यहाँ पर, जो कि रेडियो एक्टिव प्रकृति का था। अब ये रेडियो एक्टिव अनुवांशिक पदार्थ जो है पहले चरण में तो संक्रमण हुआ, फिर उसका अनावरण हुआ, मतलब कि ये जो बाहर वाला भाग है, प्रोटीन वाला भाग, वो बाहर ही रह गया, अलग रह गया, और केवल अंदर की ओर जाकर के कौन, अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल, या कह दें हम कि डीएनए, अभी तक पता नहीं कि डीएनए या प्रोटीन है, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ अंदर गया, अंदर जाकर के इसकी भी ब्लेंडिंग हुई, इसकी ब्लेंडिंग हुई, उसके बाद इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा, अपकेंद्रण के द्वारा इनको हिलाया गया। हिलाने पर ज्ञात हुआ कि ये जो जीवाणु भोजी विषाणु है, इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो अंत में कहाँ पर पहुँच गया, इस ई कोलाई नामक जीवाणु पर पहुँच गया। और ई कोलाई नामक जीवाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ है वो कैसी प्रकृति का था, रेडियो एक्टिव प्रकृति का था। इससे सिद्ध हुआ कि जो फास्फोरस 32 P32 जो रेडियो एक्टिव था, उसके कारण ये जीवाणु भोजी विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ भी कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, और उसके जो अनुवांशिक पदार्थ जब दूसरे जीवाणु में पहुंचे तो वो जीवाणु भी कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव प्रकृति का हो गया। तो परिणाम क्या निकला, दो परिणाम निकले कि जो सल्फर 35 जो रेडियो एक्टिव था, जिसका आवरण मतलब प्रोटीन जो है रेडियो एक्टिव था, उसका जो आवरण के रेडियो एक्टिव होने के कारण जो जीवाणु के अंदर कौन सा गुण विकसित नहीं हुआ, रेडियो एक्टिविटी का गुण विकसित नहीं हुआ, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और वो बाहर ही रह जाता है, अनुवांशिक पदार्थ अंदर जाता है। और दूसरा परिणाम क्या हुआ कि जो फास्फोरस 32 या P32 जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस था, उसके कारण जो है डीएनए कैसा हो गया था, रेडियो एक्टिव हो गया था, किसका, जीवाणु भोजी विषाणु का। और रेडियो एक्टिव होने के कारण जो अगले जीवाणु के अंदर, कौन सा जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु के अंदर जब संक्रमण करवाया, अनावरण करवाया, अपकेंद्रण करवाया, तो अंत में जो है अपकेंद्रण के बाद जो ये जो जीवाणु है ई कोलाई नामक जीवाणु, इसके अंदर ही क्या बन गए, डीएनए या अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो कौन था, डीएनए था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग है किसका, हर्शे और चेज का। अगर वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत लग रही हो तो इसको एक दो बार रिपीट करके देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं, आप याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप में उत्तर यहीं इनबॉक्स में लिख देना। थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, इसलिए थोड़ा मेरे को पढ़ाने में अजीब भी लग रहा है, सुबह से बुखार है बहुत तेज, ठीक है, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो बताना, मैं वीडियो को दोबारा बना दूंगा। अब 4-5 ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना कि मार्था और चेज ने अपने प्रयोग में कौन से वाले जीवाणु का उपयोग किया या कौन से वाले विषाणु का उपयोग किया। दूसरा याद रखना, मार्था और चेज ने जो प्रयोग किया उस विधि का नाम क्या है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, उत्तर लिखते जाना। तीसरा ऑब्जेक्टिव याद रखना कि जो जीवाणु भोजी विषाणु है वो संक्रमण करता है, तो संक्रमण के बाद कौन सी प्रक्रिया को अपनाई जाती है। और आखिरी याद रखना कि सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण के द्वारा क्या होता है। तो ये हुआ है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है या नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाह रहा हूँ मैं कि शादियों का मौसम शुरू हो चुका है, आप सभी जने शादी में जाएं, थोड़ा सावधानी बरतें, पर एक चीज़ और ध्यान रखें कि कम से कम फेंकें और ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, वेस्ट ना करें, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग मतलब डीएनए का न्यूक्लियोसोम मॉडल और सोलोनॉइड मॉडल। थैंक यू।